अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप अपना बिजनेस करें तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट। जो जितनी जान मारता है फिर ज़ाहिर है उसकी काबिलियत भी है। तो उस हिसाब से वो बहुत पैसे कमाएगा और कितने कमा सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती। लोग छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको बहुत ग्रो भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट वो नहीं है कि आपने खुद बिजनेस करना है, तो फिर एक दूसरा तरीका होता है पैसिव इनकम वाला, जहाँ पे आप एक्टिवली खुद इन्वॉल्व नहीं होते, खुद बिजनेस नहीं करते, बल्कि आप ऐसे बिजनेसेस ढूंढते हैं और ऐसे लोग ढूंढते हैं जो काबिलियत रखते हैं बिजनेस को चलाने की। ऐसे बिजनेसेस ढूंढते हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है और जिनकी भाग दौड़ या मैनेजमेंट काबिल हाथों में होती है। उसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि आपको खुद एक्टिवली मैनेज ना करना पड़े, लेकिन वो बिजनेस अच्छा होगा और अच्छे लोग उसको काबिल लोग चलाएंगे, तो ऑब्वियसली जो उसका प्रॉफिट है उसमें से आपको शेयर मिलता रहेगा। इसका एक तरीका होता है डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। स्टॉक मार्केट पे जो कंपनीज लिस्टेड हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, 550 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, तकरीबन 35-36 सेक्टर्स हैं। अब इसमें ऑब्वियसली ऐसी कंपनीज होंगी जिनमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाती हैं और जिनकी मैनेजमेंट बहुत काबिल हाथों में है। तो बजाय इसके कि आप खुद का बिजनेस करें, आप इन कंपनीज में अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं और फिर ये अपने प्रॉफिट से डिविडेंड की सूरत में आपको शेयर देती हैं। अब ये कंपनीज कैसे सेलेक्ट करनी है, आप ये कह लें जो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है या मौजू है, कि अपना पोर्टफोलियो जो है आपका, उसके लिए फ़र्ज़ करें 10 कंपनीज आपने चुननी है या 5 चुननी है, तो वो कैसे करना है। बड़ी रिसर्च होती है, बहुत इसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन गैदर गैदर करनी होती है। और क्योंकि इनमें ये सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, इनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी भी करना होता है। लेकिन ये सारी रिसर्च खुद करने के बजाय अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी ये रिसर्च कर ली है मुझसे फ़ायदा उठा लें, तो सर्च थोड़ा सा हमारा नैरो हो जाता है। तो हमें अंदाज़ा होता है अच्छा कौन सी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में टॉप मनी मैनेजर्स जो हैं ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में रख के बैठे हुए हैं। तो उसको लेकर आप कम से कम अपना जो रिसर्च है, जो अपनी जो आप कह लें प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, उसको थोड़ा सा नैरो कर सकते हैं टारगेट को। और फिर उसमें मज़ीद आप अपनी रिसर्च ऐड करके और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 10 ऐसी कंपनीज में जो आपको लगता हो कि यार आइंदा 5 से 10 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। अम, देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप जाते हैं जी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चलें जी, गूगल पे जाते हैं। ये जो पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये पैसिव इनकम ही होती है एक तरह से। उसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो टॉप फंड्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप जब ये मुफाब की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो इधर जब आप जाएंगे इन्वेस्टर्स के बराबर इंडस्ट्री, इसमें आप नीचे जाके देखें एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं पाकिस्तान में 20, 25, 40 जितनी भी हैं, ये जो आप खोलते हैं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट से आपको पता चलेगा कि कौन कौन कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर और डिफरेंट जगहों पे। हम स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं तो हम उस हिसाब से देखेंगे। तो जो सबसे बड़े फंड्स हैं, आप एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको ऑम कहते हैं, AUM, उसका फिगर देंगे। नंबर 1 पे ABL है, अलाइड बैंक का, 74 अरब रुपए मैनेज कर रहा है। ऑब्वियसली ये सारे स्टॉक मार्केट में नहीं है, लेकिन टोटल 74 अरब रुपए इनके पास मौजूद है जो ये मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ा फंड है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा 6 अरब वाला छोटा है, AKD। और अल हबीब एसेट मैनेजमेंट 37 अरब। अलमीज़ान 150 अरब। अलमीज़ान इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द लार्जेस्ट, 150 अरब से ज़्यादा ये मैनेज कर रहे हैं। तो हम अलमीज़ान को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं जी अटलस भी 40 बिलियन है। फिर ये आपका आ गया फैसल, 79 बिलियन, ये भी बड़ा है। ठीक है। उसके बाद अगर आ जाएँ फर्स्ट कैपिटल 105 अरब। HBL 100 अरब, ये भी बड़ा है। और उसके बाद अगर मज़ीद नीचे आएँ तो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट NIT 90 बिलियन तकरीबन, ये भी काफ़ी बड़ा है। नेशनल बैंक 165 अरब, आई थिंक दिस इज़ द लार्जेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नेशनल बैंक का जो फंड है बेसिकली 165 अरब रुपए ये मैनेज कर रहे हैं। अब ये तो पता चल गया ये बड़े फंड कौन कौन से हैं। नेशनल बैंक है, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट है। इस तरह के आपने 4-5, HBL एसेट मैनेजमेंट है, 4-5 फंड पकड़ लिए। मैं आपको एक ही मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है 4-5 को देख लें।
हम उस पर जाते हैं, नेशनल बैंक की एसेट मैनेजमेंट, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें आप देखें फंड मैनेजर रिपोर्ट पे आप जाएं, इसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट आप निकालें, डाउनलोड करके देखें तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी कंपनीज लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे डाउनलोड का इशारा है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रही। अच्छा यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसकी इस्लामिक और कन्वेंशनल, चले कन्वेंशनल निकालते हैं। डाउनलोड किया आपने जी, यहाँ से आपने खोला। अब क्योंकि हम इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं, ये मनी मार्केट में भी होंगे, शायद गोल्ड में भी हो, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हम जाके देखते हैं कि इक्विटी फंड कौन सा है। नंबर 1 पे तो इनकी कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन है, सीईओ के मैसेज वगैरह। नंबर 4 पे जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है, ऑब्वियसली ये ट्रेजरी में इन्वेस्ट होगा, इसको छोड़ दें। नंबर 5 पे मनी है, इसको भी छोड़ दें। 8 9 10 13 पे दिया है एनबीपी स्टॉक फंड, दिस वन, ये मेरे ख्याल में इक्विटी फंड है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो हम इस पे चलते हैं डायरेक्ट, कंट्रोल एफ, एनबीपी स्टॉक फंड। ओके जी, मेरे ख्याल में नहीं, ये बैलेंस फंड है। और किधर है स्टॉक फंड, ये आ गया। ठीक है जी, नेशनल बैंक स्टॉक फंड। अब यहाँ पर आप आए, ये डिटेल्स वाली छोड़ें, आपने सिर्फ कंपनीज देखनी है उन्होंने कौन सी ली हुई। ये है इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स। ठीक है जी, पिछले महीने की है, फरवरी 28 की। मार्च की जाहिर है अभी इसमें पिक्चर नहीं आ रही, कि हो सकता है इन्होंने पोजीशन चेंज कर ली हो, लेकिन पिछले महीने तक इनके पास जो टॉप 10 कंपनीज थी उसमें आप देखें, हबीब बैंक है, यूबीएल है, और कितना कितना इन्होंने वेट दिया हुआ है अपने इक्विटी का इसमें, यानी 8% तकरीबन एचबीएल में किया हुआ है, इसी तरह 5% सिस्टम्स लिमिटेड में किया हुआ है। तो बैंकिंग स्टॉक्स इनके पास हैं, यूबीएल, एचबीएल, फिर मारी पेट्रोलियम है, ऑयल एंड गैस सेक्टर से, आईटी सेक्टर से सिस्टम्स लिमिटेड है, कोहाट सीमेंट है, सीमेंट सेक्टर से, फिर बैंक है आयरन स्टील सेक्टर में मुगल आयरन, उसके बाद बैंक अल्फला, फिर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, और आखिर में लकी सीमेंट। सब मिक्स, कुछ सीमेंट कंपनीज हैं, आईटी कंपनी है, एक ऑयल एंड गैस कंपनीज है, बैंक्स हैं, ये इनका मिक्स है। तो ये कंपनीज आप अपने पास नोट कर लें जो उन्होंने ली हुई हैं, एक स्प्रेडशीट बनाएं, उस पर आप ये नोट कर लें ये कंपनीज कौन सी है। इसी तरह यही काम आप करें जो बाकी बड़े फंड है मीज़ान के साथ करें, उसकी भी फंड मैनेजर रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लें, उसमें जाके चेक करें मीज़ान का जो इक्विटी फंड है, आई थिंक वो मीज़ान इस्लामिक फंड है, उसमें जाके चेक करें टॉप 10 होल्डिंग कौन सी हैं। 5-6 बड़े फंड्स ले लें एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से, उन सबकी टॉप 10 होल्डिंग चेक करें, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, यार ये कंपनीज इन्होंने सेलेक्ट की है। ये तो म्यूचुअल फंड के हिसाब से आपने चेक कर लिया कि ये मनी मैनेजर किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगेन आंख बंद करके आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये सिर्फ मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। फिर इसको बंद करते हैं जी। अ, उसके बाद आप जाते हैं स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप ईटीएफ में जा सकते हैं। चलिए जी, डेटा पोर्टल में जाके देखते हैं ईटीएफ। सो यूबीएल, अच्छा यूबीएल का भी ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड में थोड़ा फर्क है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप समझ लें कॉम्बिनेशन होता है कि उसमें वो तमाम क्वालिटीज़ हैं जो म्यूचुअल फंड में भी होती हैं, और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज के थ्रू, वो वाले भी आपके पास जो है ना सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो उसको कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनाया गया है। इसके अंदर बेसिकली एक फंड होता है, मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉक्स इसमें ट्रैक किए जाते हैं, और आप इस फंड के यूनिट्स खरीद लेते हैं, फिर आगे ही उनमें इन्वेस्ट कर रहा होता है। बजाय इसके कि आप फॉर एग्जांपल अगर एक ईटीएफ के अंदर 10 कंपनीज हैं, तो आप उन 10 कंपनीज में इंडिविजुअली स्टॉक करें, उससे बेहतर होता है कि आप डायरेक्ट एक ईटीएफ में कर दें जो कि इन 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा होता है। सो हम चलते हैं जी, एनआईटी पे चल लेते हैं, चलो। एनआईटी का ईटीएफ, चाहिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई, तो इसकी क्लिक हेयर फॉर फर्दर डिटेल्स, वेबसाइट पे जाते हैं यहाँ से जी कि इसके पास क्या है। सो ये इसकी वेबसाइट खुल गई है, इसमें आप जाएं, ये सारी चीज़ें छोड़ दें, आपसे आ जाए इनके पास कंपनीज कौन सी। अच्छा जी, ये डिटेल ये बता रहा है कि 10 रुपये का एक यूनिट है, आपको एक्सपोजर मिल रहा है 50% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक मार्केट की उसमें, यानी इन्होंने जो कंपनीज रखी हुई हैं 50% मार्केट कैप की, AC 100 की बात हो रही है, ऑब्वियसली पूरी 550 कंपनीज की बात नहीं हो रही, उसका आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, विच इज़ गुड। एक ही फंड में आप इतना बड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं, और ये आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो रहा है। जो ये बात मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, जब आप पूरा एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अगर डाइवर्सिफाई करते हैं, जैसे अभी हमने नेशनल बैंक के केस में देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं, एनर्जी स्टॉक्स भी हैं,
और आईटी स्टॉक भी है, सीमेंट स्टॉक भी है, तो स्टील स्टॉक भी है। मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, ताकि अगर कोई एक सेक्टर बुरा परफॉर्म करता है तो दूसरे में अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी, तो जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होता है, स्प्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 6 मेजर सेक्टर्स ये कह रहे हैं कि इनके पास हैं, जिसमें बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर है, पावर जनरेशन, सीमेंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, और फिर 14 ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है इनकी। कंपनीज चेक करें, एचबीएल है, एंग्रो है, पीपीएल है, ओजीडीसी है, एमसीबी, हपको, यूबीएल, एफएफसी, फिर बैंक हल हबीब, लकी सीमेंट, पीएसओ वगैरह वगैरह। डीएडब्ल्यूएच कौन सी है, आई थिंक दाऊद हरक्यूलिस होगी शायद, फिर एंग्लो फर्टिलाइजर। अगर आप देखें तो इस ईटीएफ को, और जो मीजा सॉरी नेशनल बैंक की टॉप 10 होल्डिंग थी, इनको चेक करें तो कुछ स्टॉक्स कॉमन है, सेक्टर्स तो कॉमन नजर आ रहे हैं। पावर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। यहाँ पर आईटी कंपनी नजर नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल उनमें शायद आईटी कंपनी नजर आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि आईटी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, और ये जो है फंड ये शायद डिविडेंड वाली कंपनीज को ट्रैक कर रहा हो। बहरहाल यही काम आप यूबीएल का जो ईटीएफ है उसमें भी जाके करेंगे, आपको वहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग को कौन सी कंपनी है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है, वो भी नजर आ जाएगा। यही काम फिर आप जाके अलमीजान के ईटीएफ के साथ कर लें, जेएस का भी शायद कोई ईटीएफ है पाकिस्तान में, 3-4 ईटीएफ हैं वो देख लें, और 4-5 बड़े म्यूचुअल फंड देख लें। उनके अंदर एक्विटी फंड जो है, जो एक्विटी फंड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सारे फंड होते हैं, आपने एक्विटी फंड चेक करना है जो सिर्फ एक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, या कम से कम 90% एक्विटी में इन्वेस्ट कर। ये आप कंपनी सारी लिस्ट बना के अपने पास देख लें। अब इसके बाद क्या करना है, चलो इसको भी बंद कर दें। आपने म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग देख ली, ये देख ली। अब मेरे पास एक डेटा है, उस पर भी चलते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि देखिए ये जो कंपनीज कर रही है, एक तो ये पुराना डेटा है, ठीक है, स्पेशली जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का डेटा है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसमें आप इनकी अगर वेबसाइट पे जाके परफॉर्मेंस साइट पे जाते हैं, इंडस्ट्री में अगर आप जाएं और पहले ही है परफॉर्मेंस समरी, इसमें अगर आप जाके देखें तो आपको फंड की परफॉर्मेंस भी नज़र आ सकती है। मिसाल के तौर पे हम चलते हैं कंट्रोल एफ, स्टॉक फंड। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मुझे क्योंकि मैं चीज़ें देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग की वजह से। ओके जी, स्टॉक फंड में हमारे पास देखते हैं जी, एनबीपी का कहाँ पे आ रहा है, नेशनल बैंक का, एचपीएल, ये रहा जी एनबीपी स्टॉक फंड, नज़र आ रहा होगा आपको। इसकी भी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, टोटल माइनस में नज़र आ रही है। आप एक दिन की देखें, 30 दिन की देखें, हफ्ते की देख लें, पूरे देखिए ऊपर दिया हुआ है ना, ईयर टू डेट पूरे साल की, इस साल की जनवरी से अब तक, फिर मंथ टू डेट है, एक दिन की है, 15 दिन की है, और फिर पूरे साल तक की दी हुई है, तो ये सब माइनस में नज़र आ रहा है। आप लेटेस्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं इसकी, यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो क्या इसके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं क्योंकि माइनस में जा रहा हो। आजकल तो खैर स्टॉक मार्केट ओवरऑल ही बहुत वॉलेटाइल है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह हो सकती है। और क्योंकि ये जो ज़्यादातर कंपनीज हैं, ये मार्केट के अंदर इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर मार्केट ही जाती है तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन है कि ये कंपनीज जो है इनका स्टॉक भी नीचे होगा। बहरहाल वापस आते हैं, अब मैं अपनी स्प्रेडशीट पे आता हूँ। ये ऑब्वियसली 200 कंपनी आप जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, जिसमें मैंने टॉप सेक्टर्स बताए थे, टॉप 10 सेक्टर स्टॉक मार्केट के, और उसके बाद फिर मैंने 2 सेक्टर का जो है वो एक तरह से आउटलुक भी देखा था कि अगले 10 साल में कैसा होगा, जिसमें टॉप टॉप सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर था, और उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर था। तो ये इसी डेटा बेस से मैंने वो निकाली थी। अब यहाँ पर अगर आप आज आके देखें, दो तरीके हैं इसको देखने के, टॉप 10 कंपनीज के। इस डेटा बेस से जो मैंने निकाली है, ऑब्वियसली इनका क्राइटेरिया क्या था, इन्होंने दो तरीके से निकाला था। एक ये है कि वो कंपनीज जिन्होंने डिविडेंड का अमाउंट सबसे ज़्यादा पे किया, यानी अपने प्रॉफिट में अगर आप देखें डिविडेंड का जो अमाउंट है, उस सूरत में सबसे ज़्यादा अमाउंट जिसने पे किया वो कंपनीज, और फिर दूसरी तरफ जो प्रॉफिट कमाया उसका कितना परसेंटेज डिविडेंड की सूरत में दिया वो कंपनीज। तो अगर दोनों में से जिस क्राइटेरिया को भी आप लेंगे तो लिस्ट डिफरेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पे अमाउंट के हिसाब से हम देखते हैं, हमारे पास ये वाला कॉलम है जिसमें आप देखें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, जो मेरी पिछली वीडियोज में मैंने बताया था सबसे ज़्यादा डिविडेंड इस कंपनी ने दिया, 330 अरब का, 331 अरब रुपए का, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो अपने प्रॉफिट का सिर्फ इसने 37.37% डिविडेंड दिया, यानी टोटल प्रॉफिट का नहीं दिया। उसकी वजह फिर जाहिर है, मैंने जो सेक्टर को डिटेल में पढ़ा था, जो सर्कुलर डेट की वजह से ये बड़ी मुतासिर हुई है ये कंपनी, और यही वजह है कि
पिछले 10 साल में डिविडेंड के हिसाब से तो ये टॉप कंपनी थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये अच्छा ऑप्शन नहीं था। फिर इसका डिविडेंड ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स भी 4 अरब से ज़्यादा है, तो डिविडेंड पर शेयर कम हो जाता है। दूसरी निस्बत अगर आप देखते हैं परसेंटेज वाइज, तो आप इस वाली साइड पर आ जाते हैं, जिसमें आपके जो नंबर 1 पे कंपनी आ रही है, अलगाजी ट्रैक्टर आ रही है। इसने डिविडेंड तो 100 सिर्फ 22 अरब का दिया है। ओजीडीसी ने 330 अरब का दिया था, इसने सिर्फ 22 अरब का दिया है, लेकिन अपने प्रॉफिट का 127%। वेल, इस पे शायद आपके जहन में आया कि प्रॉफिट का 100% से ज़्यादा कैसे दे सकते हैं। तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है, बैलेंस शीट पे कैश बहुत ज़्यादा होगा, तो जो प्रॉफिट कमाया उस अमाउंट के मुकाबले में ऑब्वियसली बैलेंस शीट पे अगर कैश ज़्यादा है तो उन्होंने 100% से ज़्यादा डिविडेंड दिया। बल्कि अगर टॉप 10 चेक करें परसेंटेज वाइज, तो इसमें 9 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 100% से ज़्यादा अपने प्रॉफिट का डिविडेंड में दे दिया। ऑब्वियसली अमाउंट के हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है। अ, इसमें सिर्फ नेस्ले है जिसने बहुत बड़ा अमाउंट दिया है, इन्हें 88 अरब रुपए। और शायद ये कॉमन स्टॉक है, ये दोनों लिस्ट में आ रहा है। यानी अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट उसने डिविडेंड में दिया उस हिसाब से भी, टोटल अमाउंट का कितना अमाउंट उसने डिविडेंड में किया, दोनों हिसाब से अगर आप देखें तो नेस्ले दोनों में ही टॉप 10 में आ रहा है। बट नेस्ले का इशू ये है कि ऑब्वियसली इसके अगर आप शेयर्स चेक करेंगे, इसके नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, ओनली 45 मिलियन। मतलब बहुत कम शेयर्स हैं इसके, तो लिक्विड स्टॉक नहीं है सच। और फिर एक शेयर इसका बहुत महंगा, आई थिंक 40,000 का चल रहा है, कितने का पर शेयर प्राइस इसके बहुत ज़्यादा है। तो ये इशूज आ जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो देखें, इसमें टॉप 10 में अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो ऐसी कंपनीज हैं, अलगाजी ट्रैक्टर है, मिल्लत ट्रैक्टर है, ठीक है, क्लवर पाकिस्तान है, यूनिलीवर फूड्स है, जो कि टॉप 10 होल्डिंग्स में नज़र नहीं आ रही। ना तो टॉप म्यूचुअल फंड्स में, ना ईटीएफ्स के अंदर। आई डाउट, मैंने जो देखा है मुझे तो नज़र नहीं आई है, लेकिन हो सकता है जो दूसरे ईटीएफ्स हैं जो मैंने नहीं देखे, आई थिंक यूबीएल या अलमीरान का हो सकता है, उसमें अगर यूनिलीवर हो उसके अंदर या नेस्ले हो तो मुझे पता नहीं है। बट इन जो अभी तक हमने देखी उसमें नज़र नहीं आ। सो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये जो मैंने थोड़ी सी आपके सामने रिसर्च की और स्क्रीन शेयर की है इसलिए की ताकि आप खुद जाके एक्सरसाइज कर लें। अब जब ये आप काम कर लेते हैं, कोई 10 कंपनीज आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने देखना कॉमन कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी कंपनी है सबके पास। देन यू शुड स्टार्ट डूइंग योर ओन रिसर्च। इसमें 3 स्टेप्स आपने लेने हैं। मिसाल के तौर पे पहले में आपने देखना है, एक मैं बुक पढ़ रहा हूँ बड़ी अच्छी, मेरे पीछे पड़ी हुई भी है शायद, ये कंपनी, इसको मैं स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर दूँ जरा। ये पीछे मेरे अक्सर पढ़ी आपको नजर आ रही थी, ये बुक है, अगर आप ये पढ़ सकते हैं, कंपनी वैल्यूएशन प्ले बुक। ठीक है, ये लिखी है चार्ल्स सूनक साहब ने, बड़ी अच्छी बुक है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप कंपनीज को एवेल्युएट कर सकते हैं, आप सीख लेंगे। तो इसका बेसिकली तरीका 3 स्टेप्स ये कह रहा है, जिसमें वो कहता है कि कोट, कास्टल एंड मूड, ये इसका मॉडल है। यानी इसको मैं आसान करके समझाता हूँ। यानी आप पहले तो आप ये देखें कि कंपनी की मैनेजमेंट किसके हाथ, कंपनी चला कौन रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रिकॉर्ड कैसा है। एक अभी इस वक्त पाकिस्तान में मुल्क की जो क़यादत है उसको लेके बड़ी बहस हो रही है। एक ग्रुप कहता है कि ना अहल क़यादत है, दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, जो है कम अज़ कम करप्ट नहीं है, और टाइम देना चाहिए, और पिछले लोग जो है उनको आजमाया जा चुका है। मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो फेस कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को, और आजकल में उस पर शायद कोई रिजल्ट भी आएगा। तो आप बड़े सोच समझ के अपना पैसा लगाएंगे। आप जो भी कंपनी को चला रहा है, जब आपने ये कंपनी सिलेक्ट कर ली 5-10 के यार ये सबके पास है, उसके बाद आप चेक करें कि यार चले आप 10 भी नहीं 15 सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप कहेंगे मैं अपनी फाइनल लिस्ट 5 पे लेकर आऊँ। तो जो 10-15 कंपनीज है उन्हें चेक करें कौन लोग चला रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंट्रोवर्शियल लोग हैं, बाद में कोई लीगल केस बन जाएगा उनके ऊपर, 2 नंबरियां तो नहीं करते, या क्लीन लोग हैं, प्लस काबिलियत क्या है, और बिजनेस को चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा, अच्छे से चलाया है, सही से मैनेज किया या नहीं। दूसरे नंबर पे आ जाती है जनाब, क्या कह लें, कैसल कह लेंगे, यानी कि अब जो सेक्टर है उसमें उनकी पोजीशन कैसी है, और अगर मार्केट शेयर उनके पास बहुत ज़्यादा है तो आगे ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, थ्रेट्स क्या हैं, ठीक है। इसी तरह फिर तीसरी चीज़ आप ये देख लें कि कंपनी की कंपैरेटिव एडवांटेजेस क्या है, कितने आराम से उसको मार्केट में रिप्लेस किया जा सकता है या कम्पीट किया जा सकता है। अगर एक मोनोपोली है तो ऑब्वियसली इट्स अ क्लियर केस कि उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, सो इट्स अ गुड केस फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट अगर मोनोपोली कोई स्टेट ओन कंपनी है जो लॉस में चल रही है, मिसाल के तौर पे कोई गैस कंपनी है या पावर कंपनी है जो कि अपने सेक्टर में मोनोपोली है,
पूरे शहर को बिजली दे रही है, गैस दे रही है, लेकिन इनएफिशिएंट है, तो उस सूरत में मोनोपोली होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि होना चाहिए था क्योंकि कंपटीशन नहीं है, बट एफिशिएंट नहीं है मैनेजमेंट तो नुकसान करेगी आपका। ये सारी चीज़ देखनी होती है। कोई मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे चलें, ये जो हमने कंपनीज उसमें जो टॉप 10 में कहीं आ रही थी, जैसे लकी सीमेंट था। लकी सीमेंट को अगर आप लेते हैं तो उसमें आपने मार्केट में जाकर रिसर्च करना है कौन उसको ग्रुप को चला रहा है। लकी ग्रुप है, ये टब्बा फैमिली है। इसको आप चेक करें कौन सी कंपनीज है इनकी। टब्बा हॉस्पिटल है कराची में, जो एक हार्ट हॉस्पिटल है, उधर जाएं, कोई वहाँ पे नौकरी करता है तो उससे बात करें यार कैसा हॉस्पिटल है। किसी ने वहाँ पे इलाज कराया तो उससे पूछें कैसी सर्विसेज है। ओबियसली महंगा हॉस्पिटल है तो पैसे तो बना रहे होंगे। एट द सेम टाइम कराची जैसे शहर में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे हार्ट पेशेंट्स की कोई कमी नहीं है, तो रेवेन्यू बहुत की होगी तगड़ी। जाके देखें मैनेजमेंट कैसी है हॉस्पिटल की, निज़ाम कैसा चला रहे हैं, उससे पता चलता है कि यार पीछे जो मैनेजमेंट है वो कितनी एफिशिएंट है। फिर इनके और कौन से बिजनेस है, लकी वन मॉल इनका है, लकी ग्रुप का। उधर जाके लोगों से बात करें, कोई वहाँ जॉब करता है या वहाँ पे किसी की शॉप है मॉल के अंदर, उससे पूछें यार कैसी मैनेजमेंट है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ख्याल रखते हैं दुकान वालों का नहीं रखते, कितने बेसिकली ये क्या कह लें कि प्रो बिजनेस किस्म के लोग हैं, फैसिलिटेट करते हैं अपने दुकानदारों को, यानी या सिर्फ पैसे बनाने में लगे हैं बस किराया ले लो फैसिलिटीज़ ना दो। वहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले मैनेजमेंट कैसी है। लकी वन मॉल के अलावा और ये डब्बा हॉस्पिटल के अलावा इनके और कौन सा बिजनेस है, लकी किया लकी मोटर्स। ऑटो सेक्टर में लिस्टेड कंपनी तो नहीं है ये, लेकिन ऑटो सेक्टर में ये आ चुके हैं। पहली बात तो इससे अंदाजा लगा लें कि रोड पे कितनी किया की गाड़ियां आ चुकी हैं, उससे अंदाजा लगा लें कि ये मार्केट आई। और किया 2 दफ़ा फ्लॉप हो चुकी है पाकिस्तान में। 2 दफ़ा पहले ये पाकिस्तान में आई है किया, किया मोटर्स मुख्तलिफ कंपनीज के थ्रू, लेकिन नहीं चल पाई। ये तीसरी बार आई है और अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है, इन द सेंस कि जो डेटा जो मार्केट से आता है और जो फीडबैक आता है और जो मैं खबरें पढ़ता हूँ उससे तो लग रहा है कि किया ने अच्छी मार्केट कैप्चर की है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा ये कंपनी कैसी है। अगेन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरा लकी सीमेंट में या जो पिछली कंपनीज की मैंने जिक्र किया या जिन म्यूचुअल फंड्स का ईटीएस का जिक्र है, किसी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए इस वीडियो के लिए। ये करने का मकसद सिर्फ ये लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैं ये जो मेरी मालूमात है उसके हिसाब से आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए। इसका हरगिज़ ये मशवरा नहीं है, मैं कोई मशवरा दे रहा हूँ किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, सिर्फ मिसालें देने के लिए समझा रहा हूँ। कमिंग बैक टू लकी ग्रुप, तो अब जाके मजीद उसमें जो इनके शोरूम्स हैं उस पर जाके बात करें लोगों से, जो कुछ आपका दोस्त वगैरह काम करता है उससे पूछें कैसा चल रहा है, कितनी गाड़ियां बिक रही हैं। वो बताएगा आपको कि यार पहले 50 बिकती थी अब 10 बिक रही हैं। दिस शुड रेज अ रेड फ्लैग, यार क्यों कम बिक रही हैं, क्या वजह है। हो सकता है ओवरऑल ही मार्केट डाउन हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन हो सकता है ओवरऑल मार्केट डाउन नहीं है लेकिन सिर्फ इनकी सेल कम हो गई है, तो क्या वजह है। क्योंकि बाद में और एसयूवीज आ गई, निसान टुक्सॉन आ गई है, एमजी की आ गई है। शुरू में किया जल्दी आ गया था, शायद एडवांटेज ले लिया। हो सकता है बाद में और लोगों ने मार्केट में थोड़ा सा अपना शेयर बनाया तो ये स्लो हो गया। ये मैं सिर्फ हाइपोथेसिस की बेस पे बात करूँ, ये चीज़ें मालूम करें, अंदर के लोग आपको बताएंगे। फिर किसी ने किया गाड़ी रखी उससे पूछे यार कस्टमर सर्विस कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। इस तरह से फिर चेक करें। फिर इनका जो सीमेंट कंपनी है वो तो लिस्टेड है, उसके जाके फाइनेंशियल स्टडी करें, ग्रोथ कैसी है। और आई थिंक ये एक्सपोर्ट भी करते हैं लकी सीमेंट वाले, तो एक्सपोर्ट मार्केट में इनका शेयर है। किसी टाइम पे आई थिंक 25% होता था या 12%, मुझे सही याद नहीं है। बहरहाल कुछ साल 4-5 साल पहले मैंने स्टडी किया था। तो इस तरह से आप इस पूरे ग्रुप को स्टडी करें कि कितने बिजनेसेस हैं। प्लस देखिए इसमें एडवांटेजेस क्या है, अगर आप अ, इसमें आप सीमेंट में देख रहे थे किसी ने कोहाट सीमेंट भी रखा हुआ और लकी सीमेंट भी रखा हुआ। कोहाट सीमेंट में आपको सिर्फ सीमेंट सेक्टर का एक्सपोजर मिलेगा, लकी सीमेंट में आपको सीमेंट सेक्टर का भी एक्सपोजर मिलेगा, साथ में ऑटो सेक्टर का भी मिल जाएगा क्योंकि उसी की सब्सिडरी है। ये बात मुझे एक एनालिस्ट ने कही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पर एट द सेम टाइम रिस्क भी है कि अगर ऑटो सेक्टर जो कि इनकी कंपनी अगर वो कहीं बुरा परफॉर्म करती है तो जो पेरेंट कंपनी ऑब्वियसली उसके भी फाइनेंसिस पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी तो उसी की है। और होता है ये बाज़ औक़ात कि अगर आपकी सब्सिडी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ओवरऑल जो पेरेंट कंपनी है उसको फ़ायदा होता है, लेकिन सब्सिडी बुरा परफॉर्म करती है तो उसको सब्सिडाइज करना पड़ता है, ऑब्वियसली उसको भी लेके चलना पड़ता है। सो कहने का मकसद ये कि ये सारी रिसर्च करें फिर आप, और सारी कंपनीज के लिए करें, अखबारों में खबरें पढ़ें। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं यार ठीक है मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जो ETF में NIT के ETF में या मिज़ान के ETF में कंपनीज हैं, इसमें से मैं 5 पिक कर लेता हूँ, मैं बस आंख बंद करके 5 मुख्तलिफ सेक्टर की एक एक कंपनी लेके मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि भाई 1 महीना पुराना डेटा है, ठीक है। अब 1 महीने में क्या हुआ है, कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हो गई जिसकी वजह से वो जो 5 आपने चुनी, पता लगा दो उसमें जो है वो बिजनेस केस ही नहीं बनती, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो आप मार खा जाएंगे यहाँ पे। तो उसका फिर तरीका ये है कि आपने जो 5 कंपनियां चुन ली पिछले 1 महीने के लिए, आप फिर प्रॉफिट हो गया, बिजनेस रिकॉर्डर हो गया, डॉन के बिजनेस पेजेस हो गए, ट्रिब्यून के, अगर उनको उनको ज़रा पढ़ें।
और उस सेक्टर की और उस कंपनी के से मुताल्लिक़ ख़बरें पढ़ें, ताकि आपको पता चल जाए कोई ऐसी नेगेटिव बात तो नहीं हुई जिसको देखना चाहिए और आपको अपनी चॉइस को रिकंसिडर करना चाहिए। ये देख लें। फिर ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें कर लें तो कुछ चीज़ें और होती हैं जिस पे मैं पास में वीडियो कर चुका हूँ। मैं आज की वीडियो लंबी नहीं कर रहा, बिकॉज सिर्फ कंपनी सेलेक्ट करने की मैं बात कर रहा था, उसके ऊपर मजीद रिसर्च करना और इन्वेस्टमेंट करना ये इस वीडियो का मकसद नहीं है। वो ऑब्वियसली बगैर रिसर्च के ना तो मैं खुद करूँगा ना मैं किसी और से कहूँगा, क्योंकि ये किसी और की रिसर्च है, इस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। इससे आपको अंदाज़ा तो हो जाएगा मार्केट में कौन से स्टॉक्स हॉट हैं, किसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? क्योंकि आपने देखा वो माइनस में चल रहा था, मैंने परफॉर्मेंस देखी, जो एनबीपी का स्टॉक फंड है, तो क्या ओवरऑल मार्केट गिरने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बुरी है? और अगर आप बाकियों से कंपेयर करें, बाकी इक्विटी फंड से, तो क्या वो बहुत ही बुरा रहा है? हो सकता है दूसरों ने बेहतर या कम नुकसान कराया हो। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ये रिसर्च फिर आपको खुद करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार आप ये 4-5 स्टॉक्स अच्छे जो है इनका पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लें, तो डिविडेंड की सूरत में आपको अच्छा प्रॉफिट आता रहता है। फिर ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एवरी मॉर्निंग, तो आपने खबरें वबरें पढ़ ली और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपकी कंपनी या आपके सेक्टर से मुतालिक, तो आप उस पर नज़र रखें, वहाँ पर आप फिर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज तो आप बेटर हैं। और नॉर्मली शेयर प्राइस ऊपर नीचे होने की फिक्र मत करें, क्योंकि अगर आपने डिविडेंड से प्रॉफिट लेना है 5-10 साल में, तो कोई ऐसी खबर जिससे स्टॉक एक दिन में 7.5% गिर जाता है, लोअर लॉक लग जाता है, या अगले एक हफ्ते में 15-20% भी गिर जाता है, लेकिन सिर्फ शेयर प्राइस पे असर पड़ रहा है, उसका जो अर्निंग का आउटलुक है, डिविडेंड पे करने की कैपेसिटी, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो डोंट बॉदर अबाउट इट। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, आप डे ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे, आपने 5 साल का 10 साल का होराइजन लिया हुआ है। उस सूरत में अगर स्टॉक नीचे गिरती भी है, आपको फिक्र नहीं चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में उसका आउटलुक कैसा है। मतलब जैसे अब ये सर्कुलर डाटा ये बहुत लंबा खिंच गया, मतलब आप देखेंगे 2008-9 से चलता आ रहा है, उससे भी पहले से, और 5 गुना बढ़ गया। तो इतना लंबा खिंच गया कि पीपीएल और ओजीडीसी कंपनी, जिनमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का विंडफॉल डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड में तो उन्होंने फिर भी ज़्यादा पैसे दिए, अगेन उतने नहीं दिए जितने शुरू के सालों में दिए होंगे, लेकिन शेयर प्राइस बहुत गिर गया उनका, तो वो ओवरऑल लॉस में ही रहा। तो अगर कोई लंबा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ रहा जो कि बहुत ही स्ट्रक्चरल किस्म का इशू है, जो कि लॉन्ग टर्म में जब आपने एग्जिट करना होगा मार्केट से, उस वक्त भी प्रॉब्लम रहेगा, फिर आप अवॉइड करें उस स्टॉक को। अदरवाइज ऐसा स्टॉक जो अच्छा डिविडेंड देता है, ट्रैक रिकॉर्ड और आगे भी नजर आ रहा है कि अच्छा डिविडेंड देगा, उनको आप सिलेक्ट कर लें। और जो कुछ मैंने आपको मालूमात शेयर की है, एक कंपनी की मैंने मिसाल दी जैसे लकी की, कि कैसे इसको स्टडी करेंगे। इस तरह की मैं और मिसालें भी दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।